तो देखो अपन पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्था। जो सबसे पहली अवस्था होती है, अच्छा तुम लिखो, एक काम करो, लिखो मासिक चक्र में, मासिक चक्र में, इसके लिए जगह छोड़ देना ना, एक पूरे पेज पे आ जाएगा ये। मासिक चक्र में 4 अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। मासिक चक्र में 4 अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। पहले चारों के नाम लिखेंगे। पहला वाला लिखो, देखो क्या क्या नाम होते हैं पहली वाले के? मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, ऋतुस्राव अवस्था, तीनों ये लिख दीजिए। ऋतुस्राव अवस्था भी बोला जाता है इसको, रक्तस्राव अवस्था भी बोला जाता है इसको, और मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज बोला जाता है। इसके बराबर करके लिख देना 3 से 5 दिन। जो फर्स्ट वाली जो अवस्था है ना, इसमें बराबर करके लिख देना है 3 से 5 दिन। ये जो अवस्था रहती है कितने दिन तक चलती है? 3 से 5 दिन तक चलती है। अभी वो नहीं लिखना है, एक यही बोला है ना मैंने, मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, ऋतुस्राव फेज, पहला लिख दिया सबने, ठीक है। दूसरा लिखो फॉलिक्यूलर स्टेज, पुटिकी अवस्था, इस्ट्रोजेनिक प्रावस्था, और प्री ओवुलेटरी अवस्था मतलब पूर्व अंडोत्सर्गी अवस्था, या फिर प्रोलिफरेटिव स्टेज, प्रचुरोद्भवनी प्रावस्था। पुनरुद्भवन भी बोल दिया जाता है इसको, है ना। दूसरी अवस्था में क्या लिखेंगे? पुटिकीय प्रावस्था, इस्ट्रोजेनिक प्रावस्था, पूर्व अंडोत्सर्गी प्रावस्था, या फिर प्रचुरोद्भवन प्रावस्था। इसमें लिख देना बराबर करके 6 से 13 दिन। स्टेज फेज कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे लिखो तीसरी, अंडोत्सर्गी प्रावस्था, ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्गी प्रावस्था, ओव्यूलेशन। बराबर करके लिख दो, एक दिन ब्रैकेट में लिख देना 14th डे, एक दिन, 1 डे, और वो एक दिन भी कौन सा वाला होता है? 14th डे होता है। चौथी वाली लिखी है ये चारों नाम, आराम से लिखो भाई। चौथी वाली में लिखना है प्रोजेस्टेरोनिक स्टेज या फिर फेज, प्रोजेस्टेरोनिक फेज। दूसरा नाम होता है उसी का, आराम से लिखो, ल्यूटियल फेज, है ना। मैं तो बस बोल रहा हूँ, लिखना आपको है। अरे मौका तो मैं छीनता ही नहीं किसी का, है ना। ये नाम लिखे हो, बस ये कॉपी करना है ना, सबको अधिकार है लिखने का। मैं केवल बोल सकता हूँ, लिखोगे तुम। हाँ, ये चारों नाम है, हिंदी में बोल दूंगा एक बार। प्रोजेस्टेरोनिक को प्रोजेस्टेरोनिक प्रावस्था ही बोला जाता है, ल्यूटियल को ल्यूटियल प्रावस्था ही बोला जाता है, पोस्ट ओवुलेटरी को फर्स्ट अंडोत्सर्गी प्रावस्था बोला जाता है, सीक्रेटरी को स्रावी अवस्था बोला जाता है। नाम सबको सभी लिखने हैं ना। लिख लिए चारों नाम सबने? अब इसका एक और नाम मैं बता देता हूं आपको, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। इसी को बोला जाता है फिक्स्ड स्टेज। ये क्या है? फिक्स रहती है। कैसे फिक्स रहती है अभी बताओ।
इसमें लिख दो 14 डे, 14 दिन, मतलब पूरे 14 दिन के लिए होती है। कहां से? बाकी के 14 से लेकर के, मतलब 15 से लेकर के 28 तक। ये फिक्स कितने दिन की रहती है भाई? 14 दिन की। अगर मैं आपसे अगर पूछूं, जैसे अपन ने बताया था कि अगर जो मासिक चक्र है वो 28 दिन का है, कौन सा कितने दिन का है? 28 दिन का है। तो बताइए ये वाली जो लास्ट वाली जो फेज है वो कितने दिन की रहेगी? 14 दिन की रहेगी। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि किसी मादा में, किसी मादा में ये जो मासिक धर्म होता है वो 35 दिन का है, तो बताइए उसकी जो ये वाली अवस्था वो कितने दिन की होगी? उसमें भी 14 दिन की होगी। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मादा जिसमें 28 दिन का मासिक चक्र होता है, तो बताइए उसमें डे ऑफ ओव्यूलेशन कौन सा है? 14 है। अगर मैं आपसे पूछूं किसी में 40 दिन का है, तो बताइए उसका डे ऑफ ओव्यूलेशन कितना होगा? हाँ, तो उसमें से -14 करना है आपको, है ना। ये फिक्स मत कर देना कि ये 14वें दिन पे ही होगा। ये तो 28 का है इसलिए 14वें दिन पे हो रहा है। तो इसमें भी अपन ने क्या किया? 28 में से माइनस कितने को किया है? 14 को किया है। तो कितने भी दिन का आपको दे दे, आपको कितने माइनस करने हैं? 14 माइनस करने हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास में? डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा। क्योंकि ये वाली जो फेज है, चाहे 28 दिन का हो, चाहे 30 दिन का हो, चाहे 35 दिन का हो, कितने दिन की रहेगी? 14 दिन की रहेगी। और 14 के पहले ही तो वो आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा अंगोत्सर्ग की अवस्था कौन से दिन पर होगा, तो -14 कर देना। समझ गए? ये चारों अवस्था है। अब वापस से शुरू करिए, पहली अवस्था लिख दो। हाँ, ये अपन नॉर्मल औसत जो होता है ना, औसत मात्राओं का लिखा है। जैसे कि 100 है तो इनमें से 90% में तो यही रहेगा, है ना, क्योंकि एक्सेप्शन भी हो जाता है ना। जैसे, और ये ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल ही है, क्योंकि इसके कई फैक्टर होते हैं। जैसे किसी में अगर बात करते हैं, कोई भी डिजीज है, कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन है, कोई ऐसी माता जो टेंशन ज्यादा लेती है, डिप्रेशन में ज्यादा रहती है, तो उसमें इरेगुलर हो सकता है ना। हार्मोन की वजह से भी इरेगुलर हो सकता है, खाने पीने की वजह से भी इरेगुलर हो सकता है। वो साइड इफेक्ट तो है, बीमारी होने का साइड इफेक्ट है, नॉर्मल तो नहीं होती है भाई। नॉर्मल बॉडी तो नॉर्मल है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी है, जैसे कभी आपने नाम सुना हो, पीसीओडी बोला जाता है, पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है, तो उनमें क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इरेगुलर हो जाते हैं ना। कई फैक्टर्स होते हैं। वापस से लिखिए फर्स्ट वाली फेज को। मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, ऋतुस्राव अवस्था। अब मैं आपको देखो, अपन को इसमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है। पहले तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे कि गर्भाशय की जो अंत स्तर है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। फिर अपन पढ़ेंगे कि हार्मोन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। फिर अपन पढ़ेंगे कि जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर जो फॉलिकल्स फुटिका है, उनमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, ये लिख दिया आपने तीनों में। वापस से बोलू आगे, देखो इस प्रावस्था में गर्भाशय का अंत स्तर, इस प्रावस्था में गर्भाशय का अंत स्तर तथा रक्तवाहिनियां नष्ट होकर द्रव के रूप में, द्रव मतलब फ्लूइड, द्रव के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं। इसी को ऋतुस्राव कहा जाता है। जो ऋतुस्राव लिखा है ना आपने, उसके ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दीजिए, जिसको ही मेंसेज भी बोल देते हैं। ठीक है, मेंसेज या फिर मेंस्ट्रुएशन। अगला पॉइंट लिखो, इस प्रावस्था के दौरान सभी हार्मोन जैसे एफएसएच,
कॉमा LH, कॉमा ईस्ट्रोजन, कॉमा प्रोजेस्टेरोन। तो देखो एक बार तो सबके पूरे पूरे नाम लिख दो, बाकी के जब भी नाम आएंगे तो शॉर्ट में लिख देना। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर निम्न रहता है। क्या रहता है? निम्न रहता है, निम्न रहता है। अच्छा अब एक इधर बात सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ऋतुस्राव हो रहा है मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें किस किस चीज का कंपोनेंट मिलेंगे अपन को? एक तो गर्भाशय का अंतःस्त्र मिलेगा, रक्तवाहिनी मिलेगी और सेकेंडरी साइड। देखिए अगला पॉइंट, ऋतुस्राव में अनिषेचित अंडा, अनिषेचित अंडा, अनफर्टिलाइज एग प्लस गर्भाशय का अंतःस्त्र प्लस रक्तवाहिनियां प्लस म्यूकस। क्योंकि देखो अगर ये टूटेगी तो आपको मैंने बताया था ना ग्रंथियां पाई जाती हैं तो म्यूकस भी होता है। ठीक है, और ये सब चीजें मिलकर के क्या बना लेती है? एक फ्लूइड बना लेती है जो कि योनि मार्ग से बाहर जाता है। ठीक है, तो देखो इस अवस्था में यही होता है। ये कितने दिन तक रहती है वो मैंने उसी टाइम पे लिखवा दिया, तो इसको अपन बार बार नहीं पढ़ेंगे। दूसरी प्रावस्था के बारे में ये लिखो भाई नाम, दूसरी प्रावस्था। नाम चारों ही लिखने हैं ना, ऐसा नहीं कि भाई पहले लिखने हैं। बोले लिखिए, इस प्रावस्था के दौरान इस प्रावस्था के दौरान कुछ पुटिकाएं परिवर्धित होकर परिवर्धित डेवलप होकर कितना परिवर्धित होकर, अब ऐसे लिख देना देखो, परिवर्धित होकर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। देखो इस प्रावस्था के दौरान कुछ पुटिकाएं परिवर्तित होकर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और अंततः ग्राफिन पुटिका बना लेती है। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि ये जो परिवर्तन चल रहा है वो कहाँ पे चलेगा? अंडाशय के कॉर्टेक्स वाले भाग में चलेगा, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, इन परिवर्तित होती हुई पुटिकाओं में इन परिवर्तित होती हुई पुटिकाओं में कनिका में कोशिकाओं की ग्रेनुलोसा सेल्स, इन परिवर्तित होती पुटिकाओं में कनिका में कोशिकाएं ग्रेनुलोसा सेल्स से से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है।
एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, कॉमा थीका इंटरना, थीका इंटरना ब्रैकेट में देखो अंतःस्रावी प्रकृति, थीका इंटरना अंतःस्रावी प्रकृति ब्रैकेट बंद कर दो, से भी एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, थीका इंटरना से भी एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। अगला पॉइंट लिखो, एस्ट्रोजन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय के अंतः स्तर को गर्भाशय के अंतः स्तर के पुनरुद्भवन या प्रचुरोद्भवन के लिए उत्तरदायी होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय के अंतः स्तर के प्रचुरोद्भवन या पुनरुद्भवन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट लिखिए, एस्ट्रोजन का यह बढ़ा हुआ स्तर एस्ट्रोजन का यह बढ़ा हुआ स्तर एफएसएच तथा एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज बढ़ी हुई है तो वो सामने वाले को भी बढ़वा देती है, और एक होता है नेगेटिव फीडबैक कि अगर कोई बढ़ा हुआ है तो सामने वाले को कम करवा देता है। तो यहाँ पे देखो, जब एस्ट्रोजन बढ़ा था तो इसने और किसको बढ़वा दिया, एफएसएच और एलएच को बढ़वा दिया, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो एस्ट्रोजन का यह बढ़ा हुआ स्तर किसको, एफएसएच और एलएच को क्या देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिससे इस प्रावस्था में इनका स्तर भी बढ़ जाता है, इनका स्तर भी बढ़ जाता है। तो देखो, इस प्रावस्था का नाम अपन ने क्या बोला था, पुटिकीय प्रावस्था, उससे रिलेटेड लाइन लिखवा दी अपन ने। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, पुटिकाओं का परिवर्तन होने लग जाता है और वो क्या बना लेती है, प्राइमरी सेकेंडरी ग्राफिन बना लेती है। इसको अपन ने क्या बोला था, एस्ट्रोजेनिक प्रावस्था, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा मतलब कनिका में कोशिकाएं और थीका इंटरना से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन होता है। इसको पूर्व अंडोत्सर्ग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अंडोत्सर्ग से पहले आ जाती है। इसको प्रचुरोद्भवी अवस्था क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो एस्ट्रोजन होता है वो गर्भाशय के अंत स्तर को क्या करवा देता है, पुनरुद्भवन या फिर प्रचुरोद्भवन करवा देता है। ठीक है, अब लिखिए अंडोत्सर्गी प्रावस्था। देखिए, इस प्रावस्था के दौरान एलएच हार्मोन अपने उच्चतम स्तर पर होता है। इस प्रावस्था के दौरान एलएच हार्मोन अपने उच्चतम स्तर पर होता है, जिसे एलएच सर्ज कहा जाता है, जिसे एलएच सर्ज कहा जाता है।
ये होता है LH सर्ज कहा जाता है, कॉमा इसकी वजह से ग्राफियन पुटिका नष्ट हो जाती है, ग्राफियन पुटिका नष्ट हो जाती है तथा सेकेंडरी oocyte को बाहर रिलीज कर दिया जाता है, बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अभी लास्ट वाली देखो, चौथी वाली, ल्यूटियल फेज बोला जाता है, प्रोजेस्टेरोनिक फेज बोला जाता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोला जाता है और स्रावी अवस्था बोला जाता है। देखो इस प्रावस्था में इस प्रावस्था में नष्ट हुई ग्राफियन पुटिका इस प्रावस्था में नष्ट हुई ग्राफियन पुटिका कॉर्पस लूटियम पीतपिंड, कॉर्पस लूटियम को ही बोला जाता है पीतपिंड, पीतपिंड में परिवर्तित हो जाती है, पीतपिंड में परिवर्तित हो जाती है। अब ये जो लाइन लिखी है ना, अब इसमें देखो ऐसा लिख देना 14 + 9 = 23। ये समझ में आया? वो रप्चर कितने दिन पर हुई थी? 14वें दिन पर। तो तुरंत कब बन गई थी? 14वें दिन पर। लेकिन पूर्ण परिपक्व कब हुई थी? अगले 2 दिन, मतलब कौन से दिन पर हो जाएगी? 23rd डे पर। ये भी लिख दो ब्रैकेट में। लिख दिया? अगला लाइन लिखो, यह पीतपिंड या कॉर्पस लूटियम, यह पीतपिंड या कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन, ब्रैकेट में लिखो उच्च मात्रा में, यह पीतपिंड प्रोजेस्टेरॉन ब्रैकेट में उच्च मात्रा में, कॉमा एस्ट्रोजन निम्न मात्रा में स्रावित करती है, स्रावित करती है। अगला पॉइंट लिखो, प्रोजेस्टेरॉन का यह बढ़ा हुआ स्तर, प्रोजेस्टेरॉन का यह बढ़ा हुआ स्तर
गर्भाशय के अंत्य स्तर की मोटाई को बनाए रखने का काम करता है। अगला पॉइंट लिखो, निषेचन नहीं होने की स्थिति में यह कॉर्पस लुटियम नष्ट होने लग जाती है तथा मासिक चक्र के 28वें दिन कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाती है। कॉर्पस एल्बिकेंस को बोला जाता है श्वेत पिंड। ये कौन सा था? पीत पिंड। और ये कौन सा है? श्वेत पिंड। जो पीत पिंड है उसको पीत पिंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो येलो कलर का होता है। जो श्वेत पिंड है उसको श्वेत पिंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो कलर भी आपको याद रखने हैं। तो पीत कॉर्पस एल्बिकेंस बन चुका है और ये मासिक चक्र भी खत्म हो चुका है। अगला पॉइंट लिखो, स्टार पॉइंट लिखिए। मासिक चक्र की अनुपस्थिति सगर्भिता को दर्शाता है। प्रेगनेंसी सगर्भिता को दर्शाता है, लेकिन मासिक चक्र के अनुपस्थित होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। मासिक चक्र के अनुपस्थित होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे जैसे तनाव, बोले तो स्ट्रेस, कॉमा लिखना नहीं है, लगाना है, कॉमा कमजोर स्वास्थ्य आदि ये खत्म हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप कुछ सवालों के जवाब दीजिए। कॉर्पस लुटियम कौन से दिन पर पूर्ण परिपक्व हो जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस कॉर्पस लुटियम के कितने दिनों के बाद में बनता है? ऐसी कौन सी अवस्था होती है जो फिक्स रहती है? कितने दिनों की होती है? अगर मैं आपसे पूछूं या फिर आपके पास में कभी पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि किसी मादा में
पूरे मासिक चक्र कितने दिनों का है? 40 दिनों का है। तो बताइए उसमें अनुत्सर्ग कब होगा? बता सकते हो? ठीक है। अगर कोई आ जाता है आपके में कि किसी मादा में जो मासिक धर्म है वो 45 दिन का है, तो बताइए उसकी जो ल्यूटियल फेज है वो कितने दिन की होगी? कर पाओ? ठीक है। एक और बात, जो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, सॉरी, ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है इसमें जो ब्लीडिंग होती है ना, उसकी एक खास बात होती है कि उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का जमना समझते हो? ब्लड का क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे अपन के यहाँ पे एक चोट लगती है तो थोड़ी देर के बाद में जो ब्लड है वो अपने आप रुक जाता है, मतलब उसका क्या बन गया है? थक्का बन गया है। लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट रहते हैं, वो तो पाए जाते हैं। नहीं, पाए जाते हैं। होता क्या है, उसमें क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है ना वो तो पूरी होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब क्लॉट बनता है तो वहां पे जो धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, फाइब्रिन, भाई एक होता है क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फाइब्रिन में। ये क्या होते हैं? धागेनुमा संरचना होती है। ये बनती तो है, लेकिन एक एंजाइम पाया जाता है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। क्या? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। तो वो क्या कर देता है? इन फाइबर्स को तोड़वा देता है। जब फाइबर्स ही नहीं बनेंगे तो बताओ ब्लड क्लॉटिंग हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। प्रोसेस तो पूरा होता है, लेकिन उस एंजाइम की वजह से ही क्लॉटिंग नहीं हो पाती। अच्छा, क्लॉटिंग होना और नहीं होना, अच्छी बात है कि क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। क्यों? हाँ, क्योंकि ये जो वेस्ट ही तो है ना एक तरह का, वही इसमें है। क्या है? एंडोमेट्रियम में जो रक्त हुई है तो इसका बॉडी में कोई काम नहीं है। अगर ये बॉडी में रहेगा तो बॉडी में अपन किस चीज को रख रहे हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को रख रहे हैं ना। तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल है कि बेनिफिशियल है? हार्मफुल होता है। इसकी वजह से एक सिंड्रोम भी हो जाता है कई बार, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है ये बॉडी में, तो जो कि क्या है? एक बीमारी है। तो बीमारी से बचने के लिए इसमें क्या है? क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपना मेंस्ट्रुअल वाला टॉपिक पूरा हो जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये जो सेम बीमारी है वो उसकी वजह से भी होती है। जब ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो आपने मतलब ऐसे जो आजकल की जो फीमेल्स है वो सैनिटरी पैड का यूज करती हैं, लेकिन पहले के टाइम पे एक आता था वेजाइनल टैम्पॉन, उसका यूज किया जाता था। तो वो भी क्या है? कॉटन का बना हुआ होता था जिसमें एरिएशन नहीं था, मतलब जो पोर पाए जाते हैं ना, अभी जो सैनिटरी पैड आते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो भी माइक्रोब्स होते हैं, उनके लिए रेस्पिरेशन के लिए जगह रहती है। लेकिन पहले के टाइम पे जो कॉटन के थे वो बिल्कुल पैक रहते थे, तो जो ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं हो पाती थी, मतलब जो ब्लड है वो अभी अंदर ही है ना, अंदर ही है, अंदर ही। तो उससे क्या, वो डिपोजिट होता रहेगा और माइक्रोब्स क्या वहां पे ग्रो करते रहते हैं। बैक्टीरिया वायरस ग्रो करने लगेंगे तो वो बीमारी करेंगे ना, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो इसलिए उनका यूज अभी क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। कहीं कहीं तो होता है जहाँ पे सैनिटरी पैड ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाते। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट साइकिल हो चुका है। आगे अपन बात करते हैं किसकी? फर्टिलाइजेशन की। कौन सा है? निषेचन। निषेचन क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का मिलना या फिर संलयन। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जैसा कि आप सभी को पता है, फर्टिलाइजेशन के कितने स्टेप होते हैं? 4। 1, 2, 3 और 4। पहला जो होता है इसको बोल दिया जाता है, इधर ध्यान देंगे, सिनगैमी। जो दूसरा है उसको बोला जाता है, इधर ध्यान देंगे, प्लाज्मोगैमी। जो तीसरा है उसको बोला जाता है
क्या बात है, सब पता है तुम्हें। और जो लास्ट वाला होता है इसको एम्फीमिक्सिस। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि किसमें क्या हो रहा है, पता ही है तुम्हें वैसे तो, पर मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको मैं पूरा करूंगा। कि जो सिंगेमी होता है इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्लस ओवम। और फ्यूजन भी किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मतलब इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, टची टची हुआ है बस अभी तो। अब है प्लाज्मोकेमी, किसकी मिक्सिंग हो जाएगी, साइटोप्लाज्म की। कौन सा प्लाज्म, साइटोप्लाज्म मिक्सिंग। साइटोप्लाज्म के बाद में कैरियो मतलब न्यूक्लियस, केंद्रक की मिक्सिंग हो जाती है। और अब क्या बचा है, एंटीमिक्सिस में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम। अब जब क्रोमोसोम मिक्स हुआ है तब तो सब कुछ मिक्स हो गया। ये तो चार प्रोसेस बता दी अपन ने। अब याद करो वो दिन जब मैं आपको स्तंभ के बारे में बता रहा था, स्तंभ के मैंने आपको चार भाग बताए होंगे, इधर ध्यान देना है। स्तंभ के चार भाग बताए थे मैंने, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड में एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको एक्रोसोम अग्रपिंडक बोला जाता है। अग्रपिंडक में मैंने लिखवाया था कि ये निषेचन में सहायता करता है क्योंकि इसके पास में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो, एक होता है हाइल्यूरोनिडेज, एक होता है एक्रोसिन या जोनालाइसिन, और एक होता है कौन सा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और ये जो तीनों लेयर है वो कहाँ पे पाई जाती है, अंडे पर पाई जाती है। किस पर पाई जाती है, अंडे पर पाई जाती है। तो अभी अपन बात करेंगे किसके, अंडे की फंडे की, कि जो अंडा होता है, जो एग होता है, उसमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है। तो तुम कहो तो बता दूं, बता देता। संरचना ऑफ अंडा, इसके अंदर जो ओसाइट मिलेगी वो प्राइमरी होगी कि सेकेंडरी होगी, अरे बोल दो ना भाई, सेकेंडरी होगी। तो ये तो क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है। और इसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसका नाम जोना पेलिसुडा होता है। ये येलो वाली क्या है, जोना पेलिसुडा है। और जोना पेरिथोडा के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। इन दोनों में से पहले कौन सी लेयर बनी, जोना पेरिथोडा, इसलिए इसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोला जाता है। इन दोनों में से दूसरी बार कौन सी बनी है, कोरोना रेडिएटा, इसलिए इसको सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बोला जाता है। इन दोनों में से सेलुलर लेयर कौन सी होती है, कोरोना रेडिएटा। सी से सेलुलर, सी से कोरोना, बोल ही नहीं पाओगे। सी से सेलुलर और सी से कोरोना। तो अगर मैं पूछूं कि सेलुलर कौन सी, अब इसके अलावा जो बच गई वो कौन सी, नॉन सेलुलर। जो जोना पेलिसुडा होती है इसको बनाता कौन है, सेकेंडरी oocyte, और इसको कौन बनाता है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की कोशिकाएं बना देती है। समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो ये जो कोरोना रेडिएटा की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक एसिड से जुड़ी हुई रहती हैं। किससे भाई, एक एसिड से, एक अम्ल से, और इस एसिड का नाम होता है हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक अम्ल। जैसे अपन बात करते हैं कि जो अपनी दोनों ईंटें होती हैं, दीवार बनाते हैं तो सीमेंट से रखी हुई जुड़ी हुई रहती हैं, वैसे ही अपनी बॉडी के अंदर भी एक सीमेंट पाया जाता है जिसको एनिमल सीमेंट बोला जाता है। ये क्या होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड होता है। ये भी क्या करता है, इन दोनों सेल को जोड़ के रखता है। और ये जो लेयर है वो क्या है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और जो आपको ये येलो येलो दिख रहा है दैट इज जोना पेलिसुडा। और ये तो आपको पता ही है, क्या छुपाऊं तुमसे, ये तो सेकेंडरी oocyte है। अब एक चीज और आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसुडा के बीच में जगह जगह दिख रही है आपको।
अरे दिख रही है कि जगह है? जगह है तो कुछ नाम भी दे दूं। इस जगह का नाम होता है पेरी विटेलाइन स्पेस। पेरी विटेलाइन स्पेस हिंदी में बोल दूं क्या? नहीं बोलूं? गोवा या फिर झिल्ली, क्योंकि जो मेम्ब्रेन बनेगी ना वो भी इधर ही बनेगी। पेरी मतलब चारों तरफ, विटेलाइन मतलब ये जो विटेलाइन कैविटी है। अब देखो ये तो मैंने क्या बना दिया है, अंडा बना दिया है। अब कौन आएगा इससे मुलाकात करने? स्पर्म आएगा। तो खुद सोच करके बताइए कि जब स्पर्म आएगा तो स्पर्म की जो मुलाकात है सबसे पहले किससे होनी चाहिए? कोरोना रेडिएटा से तो होगी, लेकिन कोरोना रेडिएटा से अंदर जाने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? इससे जिससे ये जो सीमेंट है इसको हटाना पड़ेगा ना। क्या उसके पास में इस सीमेंट को हटाने वाला कोई एंजाइम है क्या? कौन सा वाला है? हाइलुरोनिडेज। तो सबसे पहले स्पर्म आएगा, इसको देखेगा, इससे पूछेगा कि तू किससे जुड़ी हुई है? ये बोलेगी कि मैं हाइलुरोनिक एसिड से जुड़ी हुई हूँ। कि ठीक है, तोड़ देंगे। आएगा और अपने पास में कौन सा एंजाइम है? हाइलुरोनिक डेज। एज, हाइलुरोनिक डेज। एज पीछे लग जाता तो वो एंजाइम बन जाता है, और एज पीछे लगते ही वो काटने का काम कर देता है, तोड़ने का काम कर देता है, तो इसको तोड़ देगा। अब ये जो कोशिका है बताओ वो अलग हो गई है, अलग हो गई है, तो बताओ ये दीवार टूट सकती है? टूट सकती है। और इसके अंदर भेजने के लिए उसके पास में दूसरा एंजाइम कौन सा है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना भेदक एंजाइम। तो उसको ये भेज देगा, भेज देगा तो अभी मिलेगा कि हाँ भाई अब कौन सी दीवार है? तो दीवार नंबर दूसरी कौन सी है? जोना। कि इसके लिए कोई जुगाड़ है कि अपने पास में? कि हाँ है ना। कौन सा? जोना लाइसिन या फिर एक्रोसिन। इसके अंदर भी ये एंटी ले लेगा। अब एंटी ले लेगा तो ये तो खाली जगह है, इधर तो कोई तोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर तो क्या है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में टची टची हो गया, पहला प्रोसेस। फिर और अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, फिर और अंदर जाएगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा, फिर और अंदर जाएगा, क्रोमोसोम मिल जाएंगे, और क्या हो जाएगा? निषेचन संपूर्ण हुआ, स्वाहा। हो गया। लेकिन अभी तो तुम्हें ये समझा दिया मैंने कि कैसे कैसे हुआ, अब इसको लिखना भी है। होता क्या है, अपना डाउट आना चाहिए आपके दिमाग में। डाउट ऐसा आना चाहिए कि सर जो स्पर्म आ रहा है वो तो भागे भागे बहुत सारे आएंगे ना, भागे भागे बहुत सारे आएंगे। और उसमें भी मैंने तुम्हें बता दिया था कि 100 जो 200 से 300 मिलियन जो बन रहे हैं 60% नॉर्मल शेप और साइज वाले होने चाहिए, और उनमें से भी 40% तेज भागने वाले होने चाहिए, चीता की रफ्तार वाले। कैसे होने चाहिए? तेज रफ्तार वाले होने चाहिए। तो कोई भी जब एक आएगा तो बताओ ये जो रास्ता बंद होना चाहिए ना बाकियों के लिए, बाकी तो ऐसे तो फिर पीछे पीछे सारे आ जाएंगे। रिसेप्टर तो होते हैं ना, फिर तो एक के लिए होगा ना। नहीं, रिसेप्टर तो सब पे ही पाए जाते हैं। तो फिर उसके लिए वो जो यूनिक होता है ना, वही तो एक होता है। भाई तो मैं बता रहा हूँ, तो बता दूं क्या? बता दूं? तुम कहते हो तो बता देता हूँ। होता क्या है कि जब भी कोई भी एक स्तंभ, जो पहला स्तंभ आया, अरे कोई तो एक ऐसा होगा जो सबसे आगे निकलेगा, रेस होती तो कोई एक तो जीतेगा, है ना। तो वो जब जीतेगा तो वो जब जैसे ही इसको टच करेगा ना, ये जोना पेलेसुडा को, तो जोना पेलेसुडा के अंदर क्या होने लग जाते हैं? चेंज होने लग जाते हैं, परिवर्तन होने लग जाते हैं, और ये जोना पेलेसुडा अपने बाद एक और लेयर का निर्माण कर लेती है। और वो जो लेयर होती है ना उसको कोई भी स्पर्म पार नहीं कर सकता। भाई जिसको पार करना था वो कर चुका है, अब एंट्री बंद हो चुकी है। और वो जो दीवार बन जाती है वो हार्ड होती है, वो स्टिक होती है, वो रिजिड होती है, वो कठोर होती है, उसको कोई भी स्पर्म पार नहीं कर सकता। अब जो स्पर्म एंट्री ले चुका है वही आगे का प्रोसेस करेगा। और ये जब दीवार है वो कब बनती है? जब वो टची टची हुए हैं, बस तभी। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल गई है, मतलब वो अंदर एंट्री ले चुका है ना। और जैसे वो अंदर एंट्री लिया, इसके अंदर क्या हो जाते हैं? परिवर्तन होने लग जाते हैं। इन परिवर्तनों को बोल दिया जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन या फिर कॉर्टिकल रिएक्शन।
क्या ट्विंस भी बनवाएंगे? ऐसी क्या जल्दी है, ट्विंस भी बनवा देंगे। कौन से वाले बनवाऊं बताओ, दोनों एक जैसे वाले की दोनों अलग अलग वाले? दोनों बनवाऊंगा। आपको मैं बताऊंगा ट्विंस बनाने की रेसिपी, हाउ टू मेक ट्विंस, जुड़ो बच्चे कैसे पैदा करें, आपको बताया जाएगा। पहले ये वाला समझ में आया क्या? अरे ये वाला समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा है क्या? हाँ ये उधर को मत देखते हो, कोई बोल रहा हूँ इधर। ये समझ में आया क्या तेरे को? नहीं आया? खड़ा हो, खड़ा तो हो। हाँ तो देख होता क्या है, ये है संरचना ऑफ अंडाणु, क्या अंडा, ओवम। ओवम में 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको कोरोना रेडिएटा बोला जाता है। कोरोना रेडिएटा जो होती है वो एक कोशिकीय परत होती है। कोशिकीय परत का मतलब कोशिकाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? थोड़ा जोर से बोल ले। मिलेंगी। अब जब कोशिकाएं मिलेंगी तो कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोनिक एसिड। नाम बोल दे कौन सा एसिड है? अरे भैया, अरे हाइड्रोनिक एसिड, हाइड्रोनिक एसिड। इस एसिड से ये क्या है, आपस में जुड़ी हुई रहती है। और ये जो लेयर है इसको बोल दिया जाता है कोरोना रेडिएटा। कौन सी लेयर बोलेंगे, बोल दे हैं? कोरोना रेडिएटा बोलेंगे। कोरोना रेडिएटा की जस्ट नीचे जो लेयर पाई जाती है उसका नाम होता है जोना की पेनिसुला। जोना पेनिसुला। जोना पेनिसुला के अंदर ही क्या पाया जाता है, सेकंड टूसाइड पाया जाता है। और इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, जोना पेनिसुला और सेकंडरी टूसाइड के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको पेरीवेटलाइज स्पेस बोला जाता है। कौन सा स्पेस? कौन सा स्पेस? पेरी पेरीवेटलाइज स्पेस। कौन सा स्पेस? आया कि नहीं आया समझ में? आई हैव बेटा। आगे बात करते हैं किसकी, कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे रहा है। देखो सबसे पहले क्या आएगा कि जो शुक्राणु होता है वो किसके पास में आता है, इस अंडे के पास में आता है। किसके पास में आता है, सब लिखवाएंगे, घबराने का नहीं। सबसे पहले क्या होगा, शुक्राणु किसके पास में आया, किसके पास में आया, अंडाणु के पास में आ गया। तो सबसे पहले ये कौन से एंजाइम को यूज करेगा, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोनिक। इसने क्या किया, हाइड्रोनिक एसिड को डिसॉल्व कर दिया। अब दूसरा एंजाइम कौन सा है, विद द हेल्प ऑफ कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, इसने कोरोना रेडिएटा को भी भेज दिया। उसके बाद में जोना लाइसिन की सहायता से जोना लाइसिन जोना पेनिसुला को भी ब्रेक डाउन करवा देता है। और इसी के ये एंट्री होते ही जोना पेनिसुला के बाद की ओर एक लेयर का निर्माण हो जाता है। जोना पेनिसुला की परत में क्या कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे कि क्या है, एक से अधिक स्पर्म इस अंडाणु के साथ में फ्यूज नहीं कर पाते हैं, जिससे कि क्या है, बहुशुक्राणुता या फिर पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जाता है। अब जो भी काम करेगा वो केवल एक ही स्पर्म करता है, इसलिए बोला जाता है कि केवल एक सेकेंडरी oocyte से, केवल एक अंडाणु से केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल एक ही शुक्राणु मिल सकता है, फ्यूज हो सकता है। जो आप बात करते हो कि जुड़ो बच्चे कैसे हो रहे हैं, फिर जब एक ही से हो रहा है तो वो मैं आपको बता दूंगा। ऐसी कोई जल्दी तो नहीं है ना तुम्हें? हाँ, किसको जल्दी है भाई? बताएंगे बताएंगे। सबर का फल कैसा होता है, मीठा होता है। तो ये किसकी संरचना है बता? अंडे की, अंडे है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एग। इसकी अपन प्रोसेसिंग भी लिख देते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा भाई, बात नहीं करनी है किसी को भी, शुक्राणु किसके पास में आएगा, ये जल्दी जल्दी बता देता हूँ फिर मैं तुम्हें जरूर बच्चे बता दूंगा। शुक्राणु किसके पास में आएगा, ओवम के पास गति करता है। इसके बाद में क्या होगा भाई, कौन सा एंजाइम करेगा, हाइड्रोनिडेज एंजाइम की सहायता से, बातें नहीं करनी है, किसको डिसॉल्व करेगा, हाइड्रोनिक एसिड को।
डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद में कौन सा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम की सहायता से, बातें नहीं करनी है, कोरोना डेटा को भेजेगा। का भेदन। इसके बाद में जोनालाइसिन, हाँ दोनों का नाम एक ही है, की सहायता से जोना पेनिसुला का भेदन। और जैसे ही इसने जोना पेनिसुला को भेज दिया, क्या हो जाएगा, जोना पेनिसुला में परिवर्तन तथा एक नई लेयर या परत का निर्माण, जिससे किससे, जिससे ओवम से केवल, वेरी गुड, केवल एक ही शुक्राणु निषेचित हो पाए। मतलब कि इसने किसको रोक दिया, बहु शुक्राणुता को रोक दिया है, पॉलीस्पर्मी को। अब जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा तो क्या हो गया भाई, सिनगेमी हो गया है। सिनगेमी के बाद में प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद में कैरियोगेमी, और देखते ही देखते एम्फीमिक्सिस भी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, कि बताओ इसमें जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में अपन मियोसिस दूसरा करवाते हैं, वो कौन सी अवस्था में हो जाएगा, इधर सिनगेमी होते ही हो जाएगा। टच हुआ, मियोसिस खत्म, मियोसिस सेकंड कंप्लीट। तभी तो अपन ने वहां पे बोला था, वैसे तो अपन क्या बोलते हैं कि निषेचन के बाद में क्या बनना चाहिए, जायगोट बनना चाहिए ना, तो जायगोट इधर बनता है, और अपन ने वो प्रोसेस में क्या बनाया था, ओवम बनाया था, तो ओवम तो इधर ही बन जाएगा ना। तो ओवम का निर्माण कब होता है, निषेचन के दौरान, लेकिन स्पर्म की एंट्री के बाद में। कब होगा, स्पर्म की एंट्री के बाद में, लेकिन निषेचन के दौरान। और जायगोट का निर्माण कब होता है, निषेचन के बाद में, निषेचन के उपरांत। अरे बनेगा क्या नहीं, जोड़वा बताओ अभी, नोट करो इसको पहले, नोट कर लो पहले, तुम रह जाते हो नहीं पीछे। एक बार जुड़वा बता देता हूँ। देखो होता क्या है, निषेचन बना, निषेचन हो गया, क्या हो गया, निषेचन हो गया। निषेचन के बाद में जायगोट बनता है, जायगोट बनता है ना, जायगोट के बाद में मोरूला बनेगा, मोरूला के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद में उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो कई बार क्या हो जाता है कि जो जायगोट होता है ना, यही दो भागों में विभाजित हो जाता है, इसमें ही विभाजन हो जाता है। वैसे तो अपन क्या बोलते हैं कि जायगोट एक कोशिका होता है, फिर इसमें दो कोशिकाएं बनती है। तो होता क्या है कि जायगोट में खुद ही दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो अब देखो इसका भी अलग से मोरूला बन जाएगा, उसका भी फिर ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी, जो इधर बना है उसका भी मोरूला बन जाएगा, इधर से भी उसका ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी, इसकी भी प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसकी भी प्रेगनेंसी हो जाएगी, और दोनों ही, ये जो दोनों बने हैं एक ही जायगोट से तो बने हैं। अरे एक ही जायगोट से बने हैं ना, तो दोनों के या तो ये मेल में ही होंगे। अरे जायगोट का मतलब क्या हुआ, या तो एक्स एक्स वाला हो सकता है, या तो एक्स वाई हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना, क्योंकि बना तो एक सही है ना। तो ये दोनों वाले पता है कैसे होते हैं, या तो दोनों नर होंगे या फिर दोनों ही मादा। जो अपन बोलते हैं ना कि एक जैसे हैं बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस, तो इससे जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, जो एक जैसे लगते हैं बिल्कुल डिट्टो। इन्हीं को बोला जाता है फ्रेटर्नल ट्विंस। इस बार क्वेश्चन भी आया था, और कहां से आया है, एक्सरसाइज में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, जेनेटिक्स में नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन जाकर के पढ़ना यही है। आगे बात करते हैं, ये तो एक जैसे वाले बन गए। अब कुछ ऐसे भी तो होता है ना कि एक नर है एक मादा है, एक लड़का है एक लड़की, ऐसे भी तो बन जाते हैं। तो होता क्या है, अपन क्या बोलते हैं कि एक ओवम से एक ही स्पर्म फ्यूज हो सकता है,
तो इसको तो कोई भी नहीं बदल सकता, ना तो तुम, ना ही मैं, ना ही कोई और। अब होगा कैसे, फिर जुड़वा हुए बनाने। मैंने क्या बोला था कि 1 महीने में एक ही साइड का अंडा से अंडाणु रिलीज करता है, और दूसरी वाली को कौन रोकता है? एक हार्मोन होता है इनिबिन। अब आपको पता है कि हार्मोन तो फ्लक्चुएट भी तो हो सकते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस भी तो हो सकते हैं। अगर बाई चांस, कौन सा, अगर बाई चांस दूसरी वाली ओवेरी को भी रोक नहीं पाया, तो बताओ वो भी अंडाणु रिलीज करेगी कि नहीं करेगी? तो किसी टाइम पे अगर दोनों साइड से ओवम रिलीज हो गए, और आपको पता है एक ओवम से केवल एक ही स्पर्म फ्यूज हो सकता है, तो इधर वाली से फ्यूज हो जाएगा और इधर वाली से। अब इसमें क्या केस है कि बाई चांस हो सकता है ये वाला स्पर्म वाई वाला हो और ये वाला एक्स वाला हो सकता है, और ये तो ओवम तो एक्स एक्स ही होगा ना, इधर जो बनेगा एक्स वाई है, इधर जो बनेगा एक्स एक्स, तो ये तो क्या बना देगा, मेल, और ये क्या बना देगा, फीमेल। लेकिन है तो क्या है, दोनों जुड़वा, ये भी जुड़वा वो भी जुड़वा, दोनों में क्या है, दोनों एक ही जाइगोट से बने हैं, इसलिए इनको बोला जाता है मोनो जाइगोटिक ट्विंस। और ये कैसे होते हैं, डाई जाइगोटिक ट्विंस। आया समझ में? कौन सा? एक नर है और एक मादा है, दोनों नर भी हो सकते हैं, दोनों मादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग जाइगोट से बनेंगे। अगर एक से ही बन रहे तो ये वाला होता है अटैच होता है, वो कॉन्जुगेट जीन्स होता है, इसी का टाइप होता है वो। उसका रीजन ये होता है कि देखो अपने पास में जो स्पेस है वो तो उतना ही रहेगा ना, और इम्प्लांटेशन होना है तो वो कहाँ पे होगा, एंडोमेट्रियम पे ही होगा, अंतःस्तर पे ही होगा। अब जो जगह होती है वो इतनी हो जाती है कि दोनों क्या है, मिल जाते हैं। अब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों का डेवलपमेंट भी तो आगे एक साथ चलता रहेगा, ऐसा है। क्या चिड़वा? चिड़वा वो ऐसा है ना कि जैसे दो बना दिए, अब वो जो जायगोट है वो कैसा बन गया, एक तो डिवाइड कर गया और एक नॉर्मली बना। भाई दो बने हैं ना, मान के चलो कि दो जायगोट बन गए, अब हुआ कि क्या, वो जायगोट ने भी क्या कर लिया, आगे विभाजन कर लिया, तो उससे भी तो दो बनेंगे, और एक जो नॉर्मल वाला वो तो बन ही रहा है। मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, कितने क्या है ना। लेकिन होता क्या है कि ज्यादा इसलिए भी सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि अपने पास में जो स्पेस है वो लिमिटेड ही है, अब उसमें ग्रो कहां से करवाओगे? अगर ऐसा ही होता तो बताओ, जब दो ओवरी बनाई तो हर बारी दो रिलीज करवाते ना, ठीक है। करो नोट। हाँ